वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज यह मेरा जो प्रयास है वो हर किसी तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों को मैंने समाहित किया है। आप सुनते सुनते बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि आप किसी भी काम को करते करते ही इस ऑडियो को सुन सकते हैं और अपने प्रश्न को बाखूबी याद कर सकते हैं। बार बार किया गया अभ्यास हमारा प्रश्न एकदम कंप्लीट याद हो जाता है। तो आप बार बार इस वीडियो को, इस ऑडियो को आप सुन लेंगे तो आपके लिए यह सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सभी तक ये ऑडियो पहुंच जाए। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त किया गया कौन कौन सा था। जो जब्त किया गया वो कौन सी रचना थी। जैसे ब्रिटिश शासन द्वारा जो जब्त किया गया कौन सी रचना थी, तो भारत भारती थी। और भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और कौन सी रचना थी? तो चिनगारियाँ थी। चिनगारियाँ भी पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। सोजे वतन नाम से जो रचना किए थे वो मुंशी प्रेमचंद किए थे। ये भी ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त की गई रचना है। सोजे वतन भी ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त की गई रचना है। और रीतिकाल के रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? रीतिकाल की जो रीत सिद्ध काव्य धारा है उसके कवि कौन है? तो बिहारी हैं। कौन है? बिहारी हैं। रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीत सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था। क्या था? तो शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था। तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था। काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था, वह लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े। और रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीतिकालीन काव्य के 3 भागों में बांटा गया। जो रीतिकालीन काव्य को विभक्त किया गया वो कितने भागों में विभक्त किया गया? तो 3 भागों में विभक्त किया गया। नंबर 1 रीतिबद्ध, नंबर 2 रीति सिद्ध, नंबर 3 रीतिमुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि, आइए जानते हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं। तो काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि प्रमुख हैं। फिर से एक बार सुनिए। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में प्रमुख थे चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि जो थे उनका लक्षण ग्रंथ ना लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों का निर्माण किया। जो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे वो लक्षण ग्रंथ में ना लिखकर लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रख कर लिखते थे, अपने ग्रंथों की रचना करते थे, जिसमें बिहारी और रसनिधि प्रमुख हैं। कौन है? तो बिहारी और रसनिधि प्रमुख हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा में बिहारी और रसनिधि प्रमुख हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन कौन हैं? तो वो हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि प्रमुख हैं। कौन कौन हैं? और इन कवियों में रीति काल की परिपाठी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि प्रमुख हैं। बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2009 और 2002 में। बिहारी रीतिकालीन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी किस धारा के कवि हैं? ये प्रश्न घुमा फिरा के कई जगहों पे पूछा गया है। तो पीजीटी परीक्षा 2011 में भी पूछा गया प्रश्न है कि बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो यह रीति सिद्ध धारा के कवि हैं।
बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन सिंह का है। फिर से एक बार सुनिए, यह पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। क्या किया है? तो बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? तो यह बच्चन सिंह का कथन है। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। दृग उर्जत टूटत कुसुम जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? तो यह बिहारी का कथन है। किसका कथन है? बिहारी का कथन है। झांसी की रानी उपन्यास लिखा है किसने? तो बृंदालाल वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? झांसी की रानी उपन्यास किसने लिखा है? तो बृंदालाल वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा रचित सतपर्णा वैदिक मंत्रों का हिंदी अनुवाद है। महादेवी वर्मा रचित सतपर्णा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। यह इसमें किसका अनुवाद हुआ है? तो वैदिक मंत्रों का अनुवाद हुआ है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिऔध की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिऔध की रचना है। और इसका समय क्या है? तो 1914 ईस्वी है। 1914 ईस्वी है प्रिय प्रवास का समय 1914 ईस्वी है। और यह किसकी रचना है? तो यह हरिऔध की रचना है। कृष्ण जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की कथा का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रिय प्रवास में मथुरा जाने तक की, कृष्ण जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की कथा है। खादी के फूल रचना किसकी है? खादी के फूल रचना हरिवंश राय बच्चन तथा सुमित्रा नंदन पंत ने मिलकर लिखा था। खादी के फूल रचना को हरिवंश राय बच्चन तथा सुमित्रा नंदन पंत जी मिलकर लिखे थे। दो चट्टानें, प्रणय पत्रिका, मिलन भागनी आदि रचनाएं किसकी हैं? तो यह हरिवंश राय बच्चन की हैं। फिर से एक बार सुनिए, दो चट्टानें, प्रणय पत्रिका, मिलन भागनी आदि रचनाएं किसकी हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की हैं। मानस के हंस किसकी रचना है? तो यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। मानस के हंस कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा है। और यह किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की रचना है। और इसका समय है 1972। इसका समय क्या है? तो 1972 ईस्वी है। मानस के हंस का समय 1972 ईस्वी है। और यह जीवनी परक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? तो जीवनी परक उपन्यास है। यह बाबा तुलसीदास की जीवनी है। यह उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है और बाबा तुलसीदास की जीवनी है। आपका बंटी की लेखिका मन्नू भंडारी है। आपका बंटी की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी साथ में लिखी गई रचना है। ये जो आपका बंटी की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी हैं। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी साथ में मिलके लिखी गई एक रचना है। कौन सी? तो एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान किसकी रचना है? तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों साथ में मिलकर लिखे थे एक इंच मुस्कान। और राजेंद्र यादव की पत्नी थी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी किसकी पत्नी थी? तो राजेंद्र यादव की पत्नी थी। और राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों लोग मिल के लिखे थे। कौन सी रचना किए थे? तो एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान किसकी रचना है? तो दोनों की मिली भगत वाली रचना है। यानी दोनों लोग मिल के इस रचना को लिखे थे। राजेंद्र यादव की रचना है एक दुनिया समानांतर। राजेंद्र यादव की रचना कौन सी है? तो एक दुनिया समानांतर। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो हैं प्रशांत हैं, कालीचरण हैं, कमली हैं, समरित दास हैं, हरगौरी सिंह हैं और मंगला देवी हैं। मैला आंचल में के प्रमुख पात्र कौन कौन है? फिर से इसको सुनिए। प्रशांत है, कालीचरण हैं, कमली हैं, समरित दास हैं, हरगौरी सिंह हैं और मंगला देवी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 18 खंडों में विभाजित किया गया। पहले 16 खंडों में था। पहले कितने खंडों में था? तो पहले 16 खंडों में था और उसके बाद वह 18 खंडों में विभाजित हुआ। बिहारी सतसई में दोहे हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 719 दोहे हैं। ये टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। बिहारी शाहजहाँ के समकालीन थे। बिहारी कब के समकालीन थे? तो बिहारी शाहजहाँ के समकालीन थे और राजा जय सिंह के राजकवि थे। राजा जय सिंह के राजकवि थे। बिहारी का जन्म 1995 के लगभग ग्वालियर में हुआ। बिहारी का जन्म कब हुआ? तो 1995 के लगभग ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे थे। वे जाति के क्या थे? तो माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता का नाम क्या था? तो केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। बिहारी की युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ये कई जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। ये DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 709 दोहे 19 दोहे हैं। 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? ये भी PGT परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बिहारी की रचना क्या नाम है? बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी की रचना है। ये कई जगहों पे इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। PGT परीक्षा 2011 का प्रश्न है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो यह ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र कृति में से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? तो वह बिहारी हैं। बिहारी हैं। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित्त रत्नाकर में 5 अध्याय हैं। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। कवित्त रत्नाकर रीतिकालीन कवि सेनापति द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। कवित्त रत्नाकर कैसा ग्रंथ है? तो काव्य ग्रंथ है। और यह किसकी रचना है? तो सेनापति की रचना है। इसमें कुल 5 तरंग या अध्याय हैं। इसमें कितने अध्याय और या तरंग हैं? तो 5 तरंग या अध्याय हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं कौन? आधुनिक काल से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न आगे हम लोग सुनेंगे। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नव जागरण एवं गतिमयता का प्रेरक रहा है। इन्होंने नाटक विधा को एक नवीन दृष्टिकोण भी दिया। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा अभिधान दिया गया। आधुनिक काल ये KBS परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है। किस नाम से किया गया है? तो गद्य काल के नाम से। गद्य काल के नाम से आधुनिक काल को कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो गद्य काल से। किसने गद्य काल नाम से अभिहित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1886 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुआ था। फिर से एक बार सुनिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में
वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुई थी। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर के सबसे प्रिय कवि कौन थे? तो बिहारी थे। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवक्ता में बेजोड़ है। क्या है? तो अपनी अर्थवक्ता में बेजोड़ है। उद्धव शतक, जिसका समय है 1929 ईस्वी, ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। यह काव्य का ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक ओर तो अपने प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है और दूसरी ओर मुक्तक। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो जगन्नाथ रत्नाकर। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो आप नाम से भी जान सकते हैं कि जगन्नाथ रत्नाकर। यह प्रश्न पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2009 में। जगन्नाथ रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो उद्धव शतक है। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो पंडित जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। उद्धव शतक के लेखक कौन है? तो रत्नाकर हैं। रत्नाकर, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उद्धव शतक के लेखक कौन है? तो पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है, तो रत्नाकर हैं। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो यह ब्रजभाषा में लिखा गया ग्रंथ है। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? उद्धव शतक में कितने छंद हैं? राम प्रसाद मिश्र ने खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। कितने हैं? तो 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो 118 छंद हैं। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है। उद्धव शतक जो है वो कौन सा काव्य है? तो विरह काव्य है। किंतु विरह की तीव्रानुभूति के साथ गोपियों का उत्कल प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य भी मानते हैं। कुछ समीक्षक क्या मानते हैं? तो श्रृंगार काव्य भी मानते हैं। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। रत्नाकर ने किन रसों में रचनाएं की हैं? तो वीर और श्रृंगार दोनों रसों में इन्होंने रचनाएं की हैं। रत्नाकर ने अंग्रेजी कवि पोप के एमसे ऑफ क्रिटिसिज्म को रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचनाएं हैं। फिर से एक बार सुनिए। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचनाएं हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। फिर से सुनिए। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग में पुरस्कार प्रदान किया। फिर से सुनिए। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण एवं हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए। फिर से सुनिए। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो यह रोला छंद में लिखा गया। गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रोला छंद में लिखा गया। यह किसकी रचना है? तो रत्नाकर की रचना है। रत्नाकर दास जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इसका प्रिय छंद कवित्त है।
इनका प्रिय छंद क्या है तो कवित्त है, लेकिन यह जो गंगावतरण है यह रूला छंद में लिखी गई रचना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो उद्धव शतक की हमको लिखियो है, ये पंक्तियाँ सुनिए। तो हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लागी, यह भाव क्या है तो भावोत्कर्ष है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। यह कहाँ से ली गई हैं ये पंक्तियाँ, हमको लिखियो है कहाँ, यह पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं तो यह प्रस्तुत पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है। भारतेंदु युग से बनने वाले कुछ आगे प्रश्न हम लोग जानेंगे। तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय माना है 1850 से 1885 ईस्वी के रचना काल की दृष्टि से रखकर विक्रम संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा तथा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व को समृद्ध माना है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन भूसे मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है फिर से एक बार सुनिए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है और यह डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं कौन तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। फिर से सुनिए, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में आलोचकों का कुछ मत इस प्रकार है, तो इसको भी जानते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का गुरुदूत तथा उनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में आलोचकों का जो मत है वह इस प्रकार है। भारतेंदु युग का समय व्यापक रूप से गदर की भांति प्रभावित है। जो भारतेंदु युग का साहित्यिक व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, कौन कहा है इसको तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। ये नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये किसने कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर से सुनिए, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसने कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह किसने कहा तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। फिर से एक बार सुनिए, हिंदी साहित्य के में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है तो परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास परीक्षा गुरु है और परीक्षा गुरु से ही आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तदीय समाज की किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। तदीय समाज से किसका संबंध था तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है।
भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला से विद्या सुंदर 1867 ईस्वी नाटक के अनुवाद से होता है। उन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1876 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1876 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, ये सब पत्रिका किसकी है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने की थी। ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट ने की थी। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि रचनाकार हैं। भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास कृति नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की। किस नाम से की? तो सच्ची समालोचना शीर्षक से की। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन तथा हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। फिर से सुनिए कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन तथा हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद काव्य, भारत सौभाग्य तथा वैश्या विनोद नाटक लिखा। फिर से सुनिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद काव्य, भारत सौभाग्य तथा वैश्या विनोद नाटक लिखा है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार तथा समालोचक हैं। फिर से सुनिए, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार तथा आलोचक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिकता के नवदूत माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिकता के नवदूत माने जाते हैं। मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया है किसने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। ये पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से सुनिए एक बार इस प्रश्न को। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है किसने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। भारतेंदु युग के कवियों ने खड़ी बोली और ब्रज भाषा के मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें भावांतरण की सरसता, शैली की लालित्य, शुद्ध ब्रज भाषा तथा सवैया छंद प्रयुक्त किया गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं हैं। कौन कौन सी अनुदित रचनाएं हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतुसंहार है और मेघदूत है। ऋतुसंहार और मेघदूत ये उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो ब्रज भाषा में की है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू के किस नाम से कविता लिखते थे? उर्दू के किस नाम से कविता लिखते थे? ये NVS प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में जो कविता लिखते थे उसका नाम था अब्र नाम था। क्या नाम था? तो अब्र नाम था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? तो अब्र नाम से कविता लिखते थे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श,
मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। फिर से एक बार सुनिए। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो शेक्सपियर के सभी हिंदी अनुवाद नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। लाला सीताराम ने किया है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद। किसने किया? तो लाला सीताराम ने। और यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? फिर से एक बार जानिए कि लाला सीताराम ने किया है। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया, जिसका समय है 1885 ईस्वी, जिनमें भूल भुलैया 1885 ईस्वी प्रमुख है। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। लाला सीताराम का उपनाम क्या था? तो भूप था। आइए इसको भी जानते हैं कि लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया 1885 ईस्वी प्रमुख है। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। फिर से सुनिए। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रजभाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित है। अयोध्या का इतिहास बहुत चर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे बैरागिया नाला। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? ट्रैवलर किसकी रचना है? तो गोल्ड स्मिथ की रचना है। और इसका अनुवाद किसने किया? यह क्वेश्चन आया है कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद करने वाले हैं श्रीधर पाठक। किसने किया? तो श्रीधर पाठक ने ट्रैवलर का अनुवाद किया। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतुसंहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट डेज टेंड विलेज तथा द ट्रैवलर का काव्यानुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक नामक शीर्षक से किया है। फिर से एक बार सुनिए। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतुसंहार और गोल्ड स्मिथ कृति हर्मिट डेज टेंड विलेज तथा द ट्रैवलर का काव्यानुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और शांत पथिक नामक शीर्षक से किया है। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया यह प्रश्न है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह आदि हैं। फिर से एक बार सुनिए कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह आदि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था कब? तो 1884 ईस्वी में दिया था। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था कब? तो 1884 ईस्वी में दिया था। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की विशेषता है।
समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की विशेषता है। भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं? तो श्रीनिवास दास हैं। भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं वो श्रीनिवास दास हैं। खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रथम 4 उन्नायक में से तीसरे हैं लल्लू लाल, जिनकी रचना है सिंहासन, बत्तीसी, राजनीतिक, सभा विलास, माधव विलास। और चौथे हैं सदल मिश्र, जिनकी रचना है नासिकेतोपाख्यानम या चंद्रावली, रामचरित्र। फिर से एक बार जानिए कि खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रथम 4 नायक जो थे उनकी रचना कौन कौन सी थी? तो सुखलाल की सुखसागर थी, ईसा अल्लाह खां की रानी के केतकी की कहानी या उसको उदयभान चरित्र भी कहते हैं, ये थी। और लल्लू लाल की सिंहासन बत्तीसी, राजनीतिक, सभा विलास, माधव विलास इनकी रचना थी। और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यानम या चंद्रावली, रामचरित्र ये इनकी रचना थी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? फिर से एक बार सुनिए इस प्रश्न को कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। भारत सौभाग्य प्रयाग रामगमन प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक है। फिर से सुनिए कि भारत सौभाग्य प्रयाग रामगमन प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक है। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। फिर से सुनिए, प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें उस काव्य में क्या है? तो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिए कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो कालचक्र पुस्तक में अंकित किया था। कालचक्र में अंकित किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2021 में और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो यह कालचक्र में अंकित किया था। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। ये डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। गोपाल चंद्र गिरधर दास को रीतिकालीन कवि माना जाता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। इन्होंने नहुस नाटक लिखा है। इन्होंने नहुस नाटक लिखा है। गोपाल चंद्र गिरधर दास नहुस नाटक लिखे हैं। आइए जानते हैं द्विवेदी युग से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न। तो द्विवेदी युग, इसके पहले हम लोगों ने भारतेंदु युग से बनने वाले प्रश्न को देखा, सुना और इसके बाद द्विवेदी युग के प्रश्नों को हम लोग आगे सुनेंगे। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा हुआ है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। और यह पीजीटी परीक्षा 2004 और 5 में आया हुआ प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव, ध्यान से सुनिए, आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1920 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान के विकास का काल है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका के संपादन बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह साहित्यिक जगत की सामग्री बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल का कवि मंडन उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला, इसलिए इस युग को द्विवेदी युग के नाम दिया गया।
इसलिए इस युग को क्या नाम दिया गया, तो द्विवेदी युग दिया गया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं उनको जानेंगे। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो जगन्नाथ दास हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, श्रीधर पाठक हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, सत्यनारायण कविरत्न गोपाल शरण सिंह आदि हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। आचार्य की उपाधि उन्हें कब प्रदान हुई, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य की उपाधि महावीर प्रसाद को कब मिली, तो 1931 ईस्वी में मिली। द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा। फिर से सुनिए कि द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB PGT परीक्षा 2021 में। तो पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है, यह क्वेश्चन आया हुआ है PGT परीक्षा 2002 में। तो ये इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है, ये कई तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। TGT परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, तो जागरण सुधार काल है। जागरण सुधार काल है द्विवेदी युग का एक और नाम। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। फिर से सुनिए, द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। द्विवेदी युग का यह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, वह कौन थे? नाथूराम शर्मा शंकर थे। यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, वह कौन थे? तो नाथूराम शर्मा शंकर थे। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रज भाषा के कवि थे। आइए इनके बारे में जानते हैं कि द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रज भाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। उन्होंने राजा रवि शर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी हैं। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा, रहस्य तथा शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। ज्ञान राशि में संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। फिर से एक बार सुनिए कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? तो संपत्ति शास्त्र है। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, तो ये कौन सा ग्रंथ है? तो संपत्ति शास्त्र है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? ये कई जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है और यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं संपत्ति शास्त्र के लेखक। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है प्राचीन पंडित और कवि। प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। इस कविता में क्या लिखा है इन्होंने? इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है कि प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो ये जो रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली कविता को वापस कर दिया था, बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला की जूही की कली 1916 में। जूही की कली का समय क्या है? तो 1916 है। मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए लौटा दिया था। निराला समन्वय सुधा एवं मतवाला पत्रिका से भी जुड़े थे। निराला समन्वय सुधा एवं मतवाला पत्रिका से भी जुड़े थे। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ये प्रश्न आया हुआ है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली का संपादन करने से मना कर दिया था। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं कौन? तो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे को सुकवि थे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। इन्होंने काव्य में भावनात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके काव्य संकलन हैं। पूजा फूल और कानन कुसुम इनके क्या हैं? तो काव्य संकलन है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि के रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो मुकुटधर पांडे के रचनाओं में प्रकट हुआ है। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित होता है? यह पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो मुकुटधर पांडे के। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। यह उत्तर प्रदेश
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। श्रीधर पाठक के कुछ रचनाओं को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो काव्य जगत, सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक देहरादून, वनाष्टक मनोविनोद, गोखले गुणाष्टक और गोखले प्रशस्ति, सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम तथा श्रांत पथिक इनकी अनुदित रचनाएं हैं। हरिओद कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। हरिओद कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1909 ईस्वी है। हरिओद के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। हरिओद कृत जो काव्योपवन काव्य ग्रंथ का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ। हरिओद द्विवेदी युगीन कवि हैं। प्रिय प्रवास जिसका समय है 1914 ईस्वी, परिजात जिसका समय है 1936 ईस्वी तथा वैदेही वनवास जिसका समय है 1940 ईस्वी इनके प्रबंध काव्य हैं। फिर से एक बार सुनिए। हरिओद द्विवेदी युगीन कवि हैं। प्रिय प्रवास जिसका समय है 1914 ईस्वी, परिजात 1936 ईस्वी तथा वैदेही वनवास 1940 ईस्वी इनके प्रबंध काव्य हैं। खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने वाले प्रथम कवि हैं हरिओद। कवि सम्राट की उपाधि मिली है किसको? तो हरिओद को मिली है। गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसको? तो हरिओद को। काव्य कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, वारिधि, प्रेम प्रपंच, चुपते चौपते, चौखे चौपदे, रस कलश इत्यादि इनकी रचना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा? तो प्रिय प्रवास है। यह पूछा गया प्रश्न है टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में।